रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने सारे लड़कों पर काला जादू किया पर तुझे ये भी नहीं पता मंत्र के अंदर जिसका नाम बोला जाता है उसी पर काले जादू का असर होता है। तू तो सिर्फ युग का ही नाम लेगी ना, तो वही तेरे वश में आएगा, समझी? हाँ माँ, समझ गई। चल अब मैं जा रही हूँ, याद रखना 108 बार मंत्र का जाप करना और इस दौरान अपना ध्यान नहीं भटकाना, पूरे मन से जाप करना। जी माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। रजनी पानी का गिलास उठाती है और वहां से चली जाती है। रजनी के जाते ही अमोदिता चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो एक डिब्बे में से लौंग और इलायची निकालती है। अमोदिता लौंग और इलायची को अपने वक्ष से स्पर्श करके पकती हुई चाय के अंदर डाल देती है। अमोदिता चाय को देखते हुए कहती है, ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी युग वश करु करु स्वाहा। अमोदिता लगातार मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। इस तरफ बाहर गार्डन में युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने रिश्तेदारों को बताए या नहीं बताए कि जिस कमरे में यक्षिणी कैद है उसने उसे गलती से खोल दिया था। युग इसी उलझन में फंसा हुआ था कि फिर सुदेश उससे पूछता है, बताओ युग बेटा, जीजाजी कुछ पूछ रहे हैं। जिस कमरे में यक्षिणी कैद है तुमने उसे खोला तो नहीं ना? क्या था उस कमरे का नंबर? हाँ याद आया, 666, यही नंबर था उस कमरे का। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही बल्लू काका बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं छोटे मालिक, वो दरवाजा युग बाबू ने नहीं खोला है। मैं जब उस कोठी में युग बाबू को लेने गया था तो मैंने देखा था वो दरवाजा बंद था, उस पर ताबीज भी बंधे हुए थे। जैसे ये बात बल्लू काका ने बोली, दिलीप और सुदेश एक लंबी आह भरते हैं, जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। दिलीप अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चलो कुछ तो ठीक हुआ, कह दो इससे कि वो कोठी बंद कर दे और रहना चाहे तो वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मामा जी कह दीजिए इनसे कि मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला और मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा, किसी और के नहीं। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर युग की बड़ी मम्मी जानकी आ जाती है। जानकी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बेटा तू आ गया। जब युग अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखता है तो खुश हो जाता है। कुछ पल पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो अचानक से गायब हो जाता है। युग अपनी बड़ी मम्मी के पैर छूने लग जाता है। जानकी प्यार से युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तू अपनी बड़ी मम्मी के पास जरूर आएगा। आखिर इतने सालों बाद तुझे अपनी बड़ी मम्मी की याद आ ही गई ना? युग कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहां पर 3-4 आदमी आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। देखने से वो युग के बड़े पापा दिलीप के पहरेदार लग रहे थे। उन्हीं चारों आदमी में से एक आदमी दिलीप से कहता है, मालिक मीटिंग लग चुकी है और आपका सब इंतजार कर रहे हैं, सरपंच साहब ने हमें भेजा है। दिलीप फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, अच्छा मीटिंग लग गई तो चलो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो। इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने आदमियों के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। सुदेश भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। युग हैरानी के साथ जानकी से पूछता है, बड़ी माँ ये बड़े पापा और मामा जी किस मीटिंग में जा रहे हैं? वो युग बेटा, वो जो तुमने ग्रेवयार्ड कोठी खोली है ना, उसी सिलसिले में आज रोंका मुचा और बंगला मुड़ा दोनों गांव के सरपंचों ने मीटिंग रखी है, उसी में गए हैं तुम्हारे बड़े पापा और मामा जी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मैंने कोठी खोली इस सिलसिले में मीटिंग बैठी है, पर क्यों? और वो कोठी तो मेरी है ना, मेरी मर्जी मैं उसे खोलूं या बंद करूं। गांव वालों को उससे क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी के बारे में। सारा गांव जानता है कि यक्षिणी को उस कोठी में बंद किया गया था और अब कोठी खुलने के बाद सारे गांव के ऊपर मौत मंडरा रही है। जब तक कोठी वापस से बंद नहीं हो जाती गांव वाले चैन की सांस नहीं लेंगे। पर बड़ी माँ, मैं वो कोठी बंद नहीं। युग फिर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहां पर रजनी पानी का गिलास लेकर आ जाती है और युग को देखते हुए कहती है, अरे युग बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए, पहचान में ही नहीं आ रहे। पहचाना मुझे तुमने? युग रजनी को देखते हुए कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मामी जी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। रजनी पानी का गिलास युग को देते हुए कहती है, ये लो बेटा पानी पी लो, तुम थक गए होगे ना। युग पानी का गिलास लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मामी जी आप पानी ले आई, मेरा तो बहुत गला सूख रहा है तभी से, जब से नदी पार कर रहा था। युग पानी का गिलास अपने होठों से लगाने ही वाला था कि तभी जानकी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ युग बेटा, पानी मत पीना।
जानकी के कहने पर युग रुक जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बड़ी माँ? रजनी मन ही मन घबराने लग जाती है और सोचने लगती है, ये भाभी युग को मेरे हाथों से पानी पीने से मना क्यों कर रही हैं? इनको क्या हो गया अचानक से? जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, रजनी तुम भूल गई, युग नदी पार करके आया है, पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। रजनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी भाभी। वो क्या है ना, युग इतने सालों बाद आया है ना, तो खुशी के कारण भूल गई थी। आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। युग रजनी को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ ये मामी जी कहाँ और क्या लेने जा रही हैं? बस देखते जा बेटा, कुछ देर में तुझे खुद ही तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर बाद जब रजनी वापस आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ था। युग उस लोटे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, जो नदी पार करके आते हैं उन्हें गिलास की जगह लोटे से पानी पिलाया जाता है क्या? जानकी युग की बात का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा ये पानी नहीं बल्कि गौमूत्र है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? गौमूत्र है? इसका क्या करना है? प्लीज बड़ी माँ आप ये मत कहना कि इसे मुझे पीना है। कहीं यहाँ पर ये रिवाज तो नहीं है ना कि जो लोग नदी पार करके आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाता है? युग की बातें सुनकर जानकी और रजनी दोनों ठहाके मार मार कर हंसने लग जाती हैं। जानकी हंसते हुए ही कहती है, ये पीने के लिए नहीं है बेटा। तो फिर किस चीज के लिए है बड़ी माँ? जानकी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती और वो लोटा रजनी के हाथों से ले लेती है। जानकी उस लोटे के अंदर का गौमूत्र अपने हाथ में लेते हुए युग के ऊपर छिड़कने लग जाती है। युग जानकी को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं बड़ी माँ? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जानकी गौमूत्र युग पर छिड़कते हुए कहती है, तुझे नहीं पता युग बेटा, पर यही रिवाज है। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र बहुत ही पवित्र पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में अनेक देवी एवं देवता निवास करते हैं और गौमूत्र में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की शक्ति निहित होती है। हमारे गांव के लोग तो हर दिन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर करने के लिए पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि उसका कुछ भी कहना फिजूल है। बड़ी मम्मी उनके मन की करके ही रहेंगी। गौमूत्र के छिड़काव के बाद युग पानी पीने लग जाता है। रजनी युग के आसपास की स्मेल लेते हुए कहती है, भाभी इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग पानी पीते हुए कहता है, अरे मामी जी स्मेल कैसे नहीं आएगी? अभी कुछ देर पहले ही बड़ी माँ ने मेरे ऊपर मुट्ठी भर भर के गौमूत्र छिड़का है। नहीं युग बेटा, ये गौमूत्र की स्मेल नहीं है। ये बदबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है, सड़ी हुई गोभी की तरह। जानकी डरते हुए कहती है, युग बेटा कहीं ये बदबू तुम्हारे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने की वजह से तो नहीं रही? आखिर वहाँ पर वो यक्षिणी जो कैद है। जानकी की बात सुनकर युग भी घबराने लग जाता है। उसको भी मन ही मन लगने लग जाता है कि उनका कहना ठीक है। आखिर उसने कल रात यक्षिणी का कमरा जो खोला था, हो सकता है उसी वजह से उसकी शर्ट में से बदबू आ रही हो। पर जानकी और रजनी को उस पर शक न हो, इसलिए वो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अरे नहीं बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। युग जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। चाय की ट्रे में 4 कप चाय रखी हुई थी। अमोदिता आते से ही कहती है, अरे फूफा जी और पापा कहाँ चले गए? मैं तो उनके लिए भी चाय लेकर आई थी। जानकी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो चले गए बेटा, कोई बात नहीं, ला चाय युग बेटे को और हमें दे दे। रजनी अपने हाथ से अमोदिता की तरफ इशारा करते हुए युग से कहती है, मुझे तो पहचान लिया था तुमने युग बेटा, पर ये बता इसे पहचाना या नहीं पहचाना? युग अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, ये आपकी बेटी अमोदिता है ना? युग ने इतना ही कहा था कि तभी जानकी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे युग बेटे ने, ये सबको पहचानता है, किसी को नहीं भूला। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, सिवाय अपनी माँ के। जैसे ही युग ये बात कहता है, अचानक से वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, जैसे उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। रजनी माहौल को बदलते हुए कहती है, अरे वाह अमोदिता, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाय अच्छे से तो बनाई है ना, जैसे मैंने बताई थी? अमोदिता तिरछी आंख से अपनी माँ को इशारा करते हुए कहती है,
हाँ माँ, बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे आपने बताई थी। तो खड़ी क्या है, युग बेटे को देना। अमोदिता युग के पास जाती है और उसे चाय देते हुए कहती है, युग जी चाय लीजिए ना। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, गर्मी बहुत है, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रजनी को झटका सा लगता है। उसे कुछ भी करके अमोदिता के हाथ की चाय युग को पिलानी थी। रजनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, पी लो युग बेटा, अमोदिता ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, वरना फेंकने में जाएगी। बस एक बार तुम अमोदिता के हाथ की चाय पीकर देखो, फिर तुम उसी के हाथों की चाय के गुणगान गाने लग जाओगे। वो तो सब ठीक है मामी जी, पर पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। युग की बात सुनकर अमोदिता का चेहरा छोटा सा हो गया। जानकी अमोदिता का उदास चेहरा देखते हुए युग से कहती है, पी ले युग बेटा, वरना अमोदिता को बुरा लगेगा। उस बेचारी ने तेरे लिए ही चाय बनाई थी। और भूल गया, बचपन में जब तू अपने गुड्डे की इसकी गुड्डी से शादी करता था तो क्या कहता था कि मेरा गुड्डा तो अमोदिता की गुड्डी के लिए जहर भी पी ले, और अब तू चाय पीने से घबरा रहा है। युग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही बड़ी मम्मी, कहाँ आप बचपन की बातों को लेकर बैठी हुई हैं। जानकी और रजनी के फोर्स करने पर युग चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाय का कप उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जब अमोदिता युग को चाय देने के लिए थोड़ा सा झुकती है तो उसकी नजर युग की आंखों पर पड़ती है और युग की आंखों में देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो बहुत नर्वस हो जाती है। जब कोई लड़की अपने बचपन के प्यार को देखती है तो अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। अमोदिता इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जोर जोर से कांपने लग जाते हैं और अगले ही पल ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और सारे कप जमीन पर गिरकर धड़ाम से फूट जाते हैं। रजनी गुस्से से कहती है, ये क्या, सारी मेहनत बर्बाद कर दी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे रजनी, तू क्यों अमोदिता पर चिल्ला रही है, बच्ची है बेचारी, हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी युग बेटे का भी मन नहीं था चाय पीने का, हम ही उस पर दबाव बना रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अमोदिता नीचे बैठकर जमीन पर फूटे चाय के कप के कांच ट्रे में उठाने लग जाती है। जानकी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अमोदिता बेटा, रहने दे तू, मैं कर लूंगी। युग अमोदिता और जानकी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये बात रजनी नोटिस कर लेती है और युग से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो मामी जी, मैं सबसे मिल गया पर मुझे कहीं वंदना भाभी नहीं दिखी, वो कहाँ पर हैं? युग का सवाल सुनकर अचानक से रजनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अमोदिता भी कांच के टुकड़े बिनते बिनते रुक गई थी। युग कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वंदना भाभी यहाँ पर नहीं है क्या? जानकी हिचकिचाते हुए कहती है ना युग बेटा, वंदना यहीं पर है, अपने कमरे में। मुझे उनसे मिलना था बड़ी माँ, उनसे भी तो मिले हुए कई साल हो गए हैं, और आप सबको तो पता ही है बचपन में भाभी मेरा कितना ख्याल रखती थी। हाँ वो तो है बेटा, पर जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग कहता है, पर क्या बड़ी माँ, प्लीज बताइए ना भाभी का कमरा कहाँ है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। जैसे ही अमोदिता ये बात सुनती है, अमोदिता के डर के कारण हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा बुआ जी आपने, वंदना भाभी के कमरे में? जानकी कहती है, हाँ वंदना के, जा लेकर जा युग को। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली उनके कमरे के पास भी। अरे जा ना, मैंने कहा ना। युग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, ये अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना डर क्यों रही है। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? भाभी कब से तुझे कुछ करने को बोल रही है और तू यहाँ बैठी हुई है? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे, बड़ों की बात को ना मानना? रजनी के चिल्लाने पर अमोदिता अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और युग से कहती है, चलिए युग जी। अमोदिता और युग सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे अमोदिता वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी, उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। युग की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना घबरा क्यों रही थी।
सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग और अमोदिता सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अमोदिता के पैर डर के मारे कांप रहे थे। युग बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। युग से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ ही लेता है, अमोदिता, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से मैंने वंदना भाभी का जिक्र किया है तब से तुम घबरा रही हो। आखिर बात क्या है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है। क्या कहा युग जी? क्या कहा युग जी आपने? मैं घबरा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी भला? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं अमोदिता, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। बताओ ना, हुआ क्या है? तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे? अमोदिता धीरे से कहती है, आपको वंदना भाभी के बारे में नहीं पता क्या? युग बिचकते हुए कहता है, क्या नहीं पता? जरा खुद सोच कर देखो, मैं तो 13 साल बाद आया हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अमोदिता अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी युग जी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहता है, अमोदिता बात मत घुमाओ, बताओ क्या बता रही थी तुम वंदना भाभी के बारे में मुझे? वो युग जी, वो जो वंदना भाभी है ना, वो थोड़ी। अमोदिता बोलते बोलते रुक जाती है और बात को पलटते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, देखिए वो रहा वंदना भाभी का कमरा। जब युग उस ओर अपनी नजरें करता है तो देखता है कि उनके सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, अरे ये दरवाजा तो बंद है अमोदिता। नहीं युग जी, ये बस टिका हुआ है। आप हल्का सा धक्का देंगे तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब? तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं युग जी, आप जाइए, मुझे काम है। अरे ऐसा क्या काम है? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। नहीं युग जी, बात को समझिए, मैं नहीं आ सकती, आप अंदर जाइए, मैं जाती हूँ। इतना कहकर युग का अगला सवाल सुने बिना ही अमोदिता वहाँ से चली जाती है। अमोदिता को वहाँ से जाते हुए देखकर युग को बड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे तो अपनी वंदना भाभी से मिलना था। युग दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते हुए कहता है, वंदना भाभी देखिए, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता। युग फिर आवाज लगाता है, वंदना भाभी आप जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने, आपका युगू। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो युग बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लेता है। अच्छा, आपको बाहर नहीं आना तो बताइए, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ भाभी। इतना कहकर युग दरवाजे को हल्का सा धक्का दे देता है। जैसे ही युग दरवाजे को धक्का देता है, दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। इस तरफ रोंका मुचा गांव के सरपंच रतनपाली के घर के आंगन में मीटिंग बैठी हुई थी। आंगन में 3 कुर्सी लगी हुई थी, जिसमें एक कुर्सी में बंगला मुडा गांव के सरपंच भूपेंद्र बक्सी, दूसरी कुर्सी पर रोंका मुचा गांव के सरपंच रतनपाल और तीसरी पर युग के बड़े पापा दिलीप बैठे हुए थे। युग के मामा सुदेश हमेशा की तरह दिलीप के पीछे खड़े हुए थे। आंगन में करीब 40-50 लोग थे, जिसमें से कुछ खड़े तो कुछ बैठे हुए थे और बड़ी आस लगाकर कुर्सी पर बैठे तीनों आदमियों की ओर देख रहे थे। बंगला मुडा गांव के सरपंच भूपेंद्र पाल थोड़ा असमंजस में पड़कर दिलीप से कहते हैं, दिलीप जी, आपको तो पता ही है कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है। भला आपसे क्या छुपा है? हम तो ये मीटिंग रखना ही नहीं चाहते थे, पर आपको तो पता ही है, बंगला मुडा गांव और रोंका मुचा गांव दोनों के ही नियम कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर कोई भी हो। गांव के लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी इस मीटिंग से। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, पता है, हमें मत सिखाओ और सीधे मुद्दे की बात करो, समझे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और भी काम है हमें। दिलीप का गुस्सा देखकर गांव वाले डर जाते हैं, पर रतनपाली बड़ी हिम्मत करके कहता है, सुना है किसी लड़के ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोल दिया है। रतनपाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही भूपेंद्र बोल पड़ता है, सुना नहीं है रतन जी, मेरे आदमी तो खुद उस कोठी को बड़ी हिम्मत करके देख के आए हैं। उसका दरवाजा खुला हुआ है और सुनने में आया है कि वो लड़का और कोई नहीं, वही लेखक साहब अनुराग जी का बेटा है युग। युग के बड़े पापा दिलीप कुछ नहीं कहते, वो आराम से कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। भूपेंद्र को सवाल करते देख रतन की भी हिम्मत बढ़ जाती है
और वो भी सीना चौड़ा करते हुए कहता है, आपको तो पता ही है कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करने में। कल ही किश्नोई नदी पर ढेर सारे मरे हुए कौवे मिले हैं और ये संकेत है मौत के पहले का, संकेत कि वो आने वाली है। और यदि वो फिर से आ गई तो गांव में फिर से मर्दों के शिकार होना शुरू हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो दोनों गांव को वापस से शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। दिलीप अभी भी कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मूंछों को घुमाए जा रहा था। दिलीप को यूं चुप बैठा हुआ देखकर भूपेंद्र और रतन तो हैरान थे ही, पर उससे ज्यादा गांव वाले थे, क्योंकि गांव वालों ने आज तक दिलीप को इतनी देर तक चुप बैठा कभी नहीं देखा था। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। दिलीप अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, जो कहना था कह दिया। अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों गांव की जितनी फिक्र मुझे है उतनी किसी को नहीं हो सकती, यहाँ के सरपंचों को भी नहीं। जैसे ही दिलीप ये बात कहता है, रतन और भूपेंद्र तिरछी नजरों से दिलीप को देखने लग जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सारा गांव जानता है इस गांव में यदि पक्की सड़कें, स्कूल, बांध, जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका सारा पैसा मैंने दिया है, तो मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई नहीं सोच सकता, समझे आप लोग। रतन बीच में ही दिलीप को टोकते हुए कहता है, पर दिलीप जी, इन सब बातों का ग्रेवयार्ड कोठी के खुलने से क्या लेना देना। दिलीप गुस्से से कहता है, मेरी बात तो पूरी होने दे पहले रतन। तो हाँ, क्या बोल रहा था कि मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई सोच भी नहीं सकता। और रही बात ग्रेवयार्ड कोठी की, तो बस दरवाजा खुला है। यक्षिणी अभी भी उसकी कमरे में कैद है, जहाँ पर उसे तीनों धर्म गुरुओं ने कैद किया था। मेरे भाई अनुराग का बेटा युग, जो कि शहर से आया है, उसे पता नहीं था इस बारे में। गलती से उससे ग्रेवयार्ड कोठी खुल गई है। जल्द ही कोठी वापस से बंद हो जाएगी, आप लोग फिक्र ना करें। हर कोई ध्यान से दिलीप की बात सुन रहा था। सब लोग एक टक नजर से उसकी ओर देख रहे थे। दिलीप अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, अब और किसी को कुछ कहना या पूछना है तो पूछ सकता है। कोई कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि गांव वालों के मन में दिलीप का बहुत खौफ था। कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। दिलीप अपनी कुर्सी पर से उठता है, गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और वहां से जाने लग जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वंदना भाभी ने कमरे के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा था, जबकि बाहर लाइट तो थी। युग वंदना को आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी कहाँ पर हैं आप अंदर ही हो ना। कोई जवाब नहीं आता। युग वंदना को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था, खामोशी और अंधेरा बढ़ते जा रहा था। युग बार बार वंदना को पुकारे जा रहा था, पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। युग वंदना को पुकारते हुए कहता है, वंदना भाभी कहाँ पर हैं आप, अंदर ही हो ना आप, यहाँ पर हो या नहीं। युग वंदना को पुकारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक काला साया निकलता है। वो झट से पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो पीछे मुड़ता है वो काला साया वहां से जा चुका था। युग समझ ही नहीं पाता कि उसके पीछे से थोड़ी देर पहले क्या चीज गुजरी थी। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो उल्लू की तरह अपनी आंखें तेज करके अंधेरे में देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। एक कारण ये भी था कि वो अंधेरे में बैठी हुई थी। युग मन ही मन सोचने लगता है, जरूर यही वंदना भाभी होगी, क्योंकि विराट भैया के गुजर जाने के बाद वंदना भाभी ने विधवा के तौर तरीके अपना लिए होंगे। युग धीरे से कहता है, वंदना भाभी आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं? लाइट तो है, फिर आपने लाइट जलाई क्यों नहीं? बिस्तर पर बैठी औरत कुछ जवाब नहीं देती है, पर युग अपनी बात आगे जारी रखता है और कहता है, वंदना भाभी आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आपको पता है यहाँ पर स्पेशली सिर्फ मैं आपसे और बड़ी माँ से मिलने आया हूँ, वरना आपको तो पता ही है बड़े पापा को देखकर यहाँ पर मेरा आने का मन नहीं करता है। वो औरत फिर कुछ जवाब नहीं देती। युग बातें करते हुए अपने कदम बिस्तर पर बैठी औरत की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ रजनी अपने कमरे के अंदर थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसने सारे कमरे का सामान बिखरा दिया था। रजनी कमरे के अंदर रखी अलमारी खोलती है और उसका सामान बाहर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ पर अमोदिता आ जाती है और हैरानी के साथ पूछती है, माँ तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुनकर पहले तो रजनी घबरा जाती है, पर जब वो पीछे पलटकर देखती है कि अमोदिता ने उसे आवाज दी थी तो वो चैन की सांस लेने लग जाती है और वापस से अपना कुछ सामान ढूंढने लग जाती है। अमोदिता फिर पूछती है, माँ बताओ ना तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? रजनी बात को पलटते हुए कहती है,
तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तुझे युग के साथ वंदना के कमरे में भेजा था ना? अमोदिता उलझन में जवाब देती है। हाँ माँ, पर मैं युग जी को वंदना भाभी के कमरे के पास छोड़कर वापस आ गई। रजनी गुस्से से कहती है। नालायक लड़की, तुझे मैंने युग के साथ इसलिए भेजा था ताकि तू उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसे बातों में फंसाए, बचपन की बातें याद दिलाए, पर तू तो एक नंबर की ढोर निकली। और एक बात बता, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे नीचे आने की? तू युग को वहां छोड़कर क्यों आ गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है। आप तो जानती हैं ना माँ, वंदना भाभी की हालत, मुझे उनसे डर लगता है उनके पास जाने में भी। रजनी अपने हाथ से अमोदिता के सिर पर मारते हुए कहती है। क्या कहा? डर लगता है? कैसी लड़की है रे तू, मुझे तो तुझ पर शक होता है कि तू मेरी बेटी है या नहीं। काला जादू करने वाले कब से डरने लग गए? वो डरते नहीं हैं, बल्कि अपनी काली विद्या से पूरी दुनिया को डराते हैं, समझी? समझ रही हूँ माँ, पर मैं तो अभी ये जादू टोना करना बस सीख रही हूँ ना, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। रजनी अपने भवें उठाते हुए कहती है। हाँ वो दिखा, मुझे ये बता तूने चाय की ट्रे क्यों गिरा दी? वो माँ, मैंने कोई जानबूझकर नहीं गिराई थी चाय की ट्रे, गलती से गिर गई थी। क्या कहा गलती से? नालायक लड़की, तुझे पता है ना इन काली विद्याओं में गलती नहीं चलती, गलती की सजा सीधा मौत होती है, समझी? अमोदिता अपनी माँ की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है। अगर आज तू युग को चाय पिला देती तो सारी बात बन जाती। बस एक बार युग तेरे वश में आ जाता, फिर देखना था क्या होता है यहाँ पर। जो भी है सब अपना ही होता। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है। माँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अगर हम युग जी को चाय नहीं पिला पाए तो क्या हुआ? खाना तो आज युग जी यहीं पर खाएंगे ना, हम उसमें उन्हें कुछ मिला के दे देंगे जिससे वो हमारे वश में आ जाएंगे। नालायक लड़की, ये जादू टोना है, कोई मदारी का खेल नहीं कि जब मन चाहा शुरू कर दो। इसका भी एक वक्त होता है, समय सीमा होती है, हर कभी नहीं किया जाता ये सब, समझी? अमोदिता शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है। एक काली विद्या को दिन में बस एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, और उसे भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तब अगला दिन शुरू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे माँ? रजनी वापस से अलमारी के दराज में कुछ ढूंढते हुए कहती है। वही तो ढूंढ रही हूँ, बस एक बार वो मिल जाए फिर देखना। पर आप क्या ढूंढ रही हो माँ? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, समझी? तू बस एक काम कर, कैसे भी करके युग के बाल ले आ। अगर हमें उसका एक बाल भी मिल गया तो बात बन जाएगी। अगला जादू टोना हम उसी से करेंगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी युग जी का बाल लाने की। रजनी गुस्से से कहती है। नालायक लड़की, कोशिश नहीं, मुझे युग का बाल चाहिए ही, समझी? वरना भूल जा युग को, समझी? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी युग जी का बाल। इस तरफ रजनी और अमोदिता युग पर जादू टोना करने की प्लानिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युग वंदना के कमरे में था और घबराया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि वो जब से वंदना से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। युग उस औरत के पास कदम बढ़ाते हुए कहता है। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, जब से बस मैं ही आपसे बातें कर रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। युग के इतना कहते ही बिस्तर पर बैठी औरत एकदम से रोने लग जाती है। युग घबराते हुए कहता है। क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हो? वो औरत युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस रोए जा रही थी। भाभी, युग भाभी भाभी कहते हुए उस औरत के पास जाने लगता है, और जैसे ही उस औरत को छूता है, वो औरत अपने दोनों हाथों से युग का गला पकड़ लेती है। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसकी वंदना भाभी तो थी, पर पहले के मुकाबले उनमें काफी बदलाव आ गया था। वंदना का चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। दिखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गई थी, उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। युग अपना गला छुड़ाते हुए कहता है। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? आप मेरा गला क्यों दबा रही हैं? छोड़िए मुझे। वंदना गुस्से में कहती है। दरवाजा खोलकर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तेरा गला क्यों दबा रही हूँ? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? किस दरवाजे की बात कर रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है। यक्षिणी के कमरे का दरवाजा। ये बात सुनकर युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो सोचने लग जाता है कि वंदना भाभी को कैसे पता कि उसने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है,
यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैंने कहा यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला। वंदना गुस्से से कहती है, झूठ बोलता है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है, समझा? युग की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी वो अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने लगती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्दी ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल बाद अपना दम तोड़ देगा। अब तो युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाए जा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले ही उसकी चीखों की आवाज सुनकर वहां जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती हैं। वहां के हालात देखकर वो तीनों भी भौंचक के रह जाते हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अभी भी युग का गला दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुड़ाते हुए कहती है, वंदना मैं कहती हूँ छोड़ो युग का गला, वरना वो मर जाएगा, छोड़ो। वंदना गुस्से में बड़बड़ाती है, नहीं छोड़ूंगी। इसने यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल क्या बकबक कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना, युग ने बस ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। यक्षिणी जहाँ पर कैद थी वो कमरा नहीं खोला, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसकर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं, इसने खोला है। ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है, इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाई जा रही थी पर वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उनके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे की दहलीज पर ही मंत्रमुग्ध होकर खड़ी थी। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंदना को इस हालत में देखकर अक्सर वो घबरा जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई थी। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहां पर खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी लगाती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर ही रखा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही एनेस्थीसिया का लिक्विड वंदना के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लिटा देती हैं। रजनी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी अमोदिता ने ANM का कोर्स करके रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गांव और आसपास के गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सीधे मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आता है। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी यही बात घूम रही थी कि वंदना को कैसे पता कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उनसे अपने सिर की चंपी करवा रहा था। जानकी युग की चंपी करते हुए कहती है, युग बेटा, तुझे पता है बचपन में अक्सर मैं ही तेरी कंघी किया करती थी। तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार करके नजर का टीका लगाकर तेरे दोस्तों के साथ खेलने भेजा करती थी। युग कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलू मोलू था। ये अमोदिता तो तुझे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देती, खबरदार जो मेरे युग बेटे को मोटू बोला तो। पर बेटा,
अब तू ना बहुत दुबला हो गया है। शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता क्या? तू खुद खाना बनाता है या कोई बाई लगवा कर रखी है? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके और वंदना के बीच हुए हादसे से उभर नहीं पाया था। जानकी चंपी करना रोक देती है और धीरे से युग से पूछती है, क्या सोच रहे हो युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसी कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी, और ये भाभी, ये तेरी वो वंदना भाभी हो भी कैसे सकती है बेटा? वो वंदना तो तभी मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मरा था। इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे न रोऊं बेटा? जिस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो वो माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता। वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने ही तुम्हारे भाई को मारा था। एक बूंद तक खून की उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पर बड़ी माँ, यक्षिणी ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती है बेटा। वो तो बस जो भी मर्द अमावस्या और पूर्णिमा की रात किश्नोई नदी पार करता था उसके साथ संभोग करके उसे मार देती है। उसे एक अभिशाप मिला था। कैसा अभिशाप बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है वो दूसरे लोक से आई थी और एक अभिशाप मिलने के कारण ये सब कर रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये अभिशाप है क्या जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है। जानकी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हम लोगों को बिना बताए उस ग्रेवयार्ड कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसकी ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि झाड़ फूंक भी करवाई पर किसी काम नहीं आया। बाबाओं का तो कहना था कि यक्षिणी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये बात ज्यादा ना फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो, इसीलिए हम ही लोगों ने वंदना को कमरे में बंद करके रखा है। ना ही उसे किसी से मिलने देते हैं, ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है बस बेचारी। कभी कभी तो मुझे भी उसकी हालत पर रोना आता है, पर मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस ग्रेवयार्ड कोठी से वापस आई थी तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाए हुए है। तूने दरवाजा क्यों खोला मुझे सब पता है। पता नहीं उस ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था उसके साथ। उसने ग्रेवयार्ड कोठी में कहाँ का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था, ये बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता थी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरे पापा को? हाँ बेटा, उस वक्त तेरे पापा ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा करते थे, पर तेरे पापा की मौत के बाद वो राज भी दब गया। आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? कैसे पूछते बेटा, तुझे तो पता ही है तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते जो तोड़ दिए थे। कहा था कि यदि दरवाजे की दहलीज भी पार की तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इन सब बातों पर विश्वास करे या नहीं, पर अभी तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार इन सब बातों पर यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तभी वंदना भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला, मुझे सब पता है, क्योंकि जब से वो ग्रेवयार्ड कोठी से लौटी है यही बड़बड़ाई जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, हाँ पर युग बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने सच में तो यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि बड़ी माँ को सच बताऊं या नहीं बताऊं। जानकी उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर रजनी और अमोदिता आ जाती हैं। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है,
अच्छा, तो युग तुम चंपी करवा रहे हो? तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी चंपी करती है। उसके हाथ से एक बार चंपी करवाओगे तो हमेशा करवाते रहोगे। रजनी अपनी आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमोदिता खड़ी क्या है, जाकर युग की चंपी कर दे और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे। कितना काम करेगी वो इस उम्र में। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो क्यों युग की चंपी करने को कह रही थी, ताकि चंपी के बहाने वो उसका एक बाल तोड़ सके, उस पर काला जादू करने के लिए। अमोदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी लाइए, मैं कर देती हूँ युग जी की चंपी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, हो गई है चंपी, बड़ी माँ बहुत देर से कर रही थी, ज्यादा चंपी करने से बाल खराब हो जाते हैं। रजनी मनी मन सोचने लग जाती है, ये युग अमोदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ, सबसे मुलाकात करने आया था वो हो गई। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो युग बेटा? ग्रेवयार्ड कोठी मामी जी, आखिर वही तो मेरा घर है ना, हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। ये बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, लगता है तुम अभी भी हमसे नाराज हो। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ, आप बड़ी हैं मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ तो क्या तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे? आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, देखो कितने सालों बाद आए हो तुम, तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके, वो भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ युग बेटा रुक जाओ ना, भाभी कितने प्यार से कह रही हैं। जानकी और रजनी के दबाव देने पर युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ, मामी, आप दोनों कहती हैं तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे। तो फिर अब बताओ आज रात क्या खाओगे तुम? तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएगी मेरी अमोदिता। अमोदिता खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। वैसे मेरी अमोदिता सभी काम में माहिर है, बस अपने चेहरे के रंग से पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी आप ऐसा क्यों बोलती हैं? इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है, वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है युग को अमोदिता पसंद आ गई, तभी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अमोदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो अमोदिता जो तुम्हें ठीक लगे, शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत हो गई है। ठीक है युग जी। इतना कहकर अमोदिता वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमोदिता और बल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमोदिता युग का बाल तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी, पर वो सारी ही कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे अमोदिता युग को और चावल दो ना। अमोदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी युग चावल लेने से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया, तो जल्दी ही समझा दो, ज्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये आप लोग किसे क्या समझाने की बात कर रहे हैं? सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटा, आज ना गांव में ग्रेवयार्ड कोठी के सिलसिले में मीटिंग बैठी थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि तुम्हें वो ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी? पर क्यों? तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि वो कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना थी और वहीं पर यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोठी खुली है गांव में दहशत का माहौल है, तो दोनों गांव वाले चाहते हैं कि वो कोठी बंद हो जाए, पर मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला। वो कोठी मेरी है और अब मैं वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश कह दो इससे, अगर इसे इस गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इस तंज का कुछ जवाब देता उससे पहले ही सुदेश भी युग को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा, तुम रहना चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। किस घर की बात कर रहे हैं आप मामा जी?
हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा तुम तो आज रात यहीं पर रुकने वाले थे ना। हाँ बड़ी माँ, रुकने वाला था, पर यहाँ इतना कुछ हो गया ना कि अब मन नहीं है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर बिना कुछ सुने ही युग वहां से चला जाता है। जब युग किश्नोई नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग को समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटने के नीचे तक पानी था, अचानक नदी में इतना पानी कैसे आ गया था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था क्या करे। झगड़ा करके आने के बाद वो वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुक भी नहीं सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और था भी नहीं। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे। तभी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।